क्वेश्चन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के, जो कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12 का मॉडल सेट क्वेश्चन निकल गया है। तो क्लास 12 के मॉडल सेट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, जो एमसीक्यू टाइप का है, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन टाइप। इसमें समय आप लोगों को मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट और नंबर मिलेगा आप लोगों का कुल 40। सामान्य निर्देश के बारे में देख लेते हैं। सामान्य निर्देश क्या है? कुल 40 प्रश्न रहेगा। सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प का चयन कीजिए। फिर एक गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है, ठीक है। उत्पादन की तकनीक के चयन से, देखिए, उत्पादन करना भी एक समस्या है कि किस वस्तु का उत्पादन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों उसको मतलब लाभ उठा सके। तो इसका उत्पादन के तकनीक के चयन से क्या हो जाएगा? क्या उत्पादन करें, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होता है, ठीक है। तो देखिए, एक ग्राफ होता है, आप लोग तो ग्राफ के माध्यम से देखेंगे इस तरह का। तो जब यहाँ पर जब सीमांत उपयोगिता यहाँ पर जीरो होता है तो कुल उपयोगिता यहाँ पर इस तरह का ग्राफ बनता है, और यहाँ पर कुल उपयोगिता तब यहाँ पर महत्तम होता है यानी अधिकतम होता है। तो सीमांत उपयोगिता का मान कितना होगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न 3 नंबर है कि सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है। तो उदासीनता वक्र किस तरह का होता है? देखिए, उदासीनता वक्र इस तरह का होता है एक, और यहाँ पर इस तरह का ग्राफ बनाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर होता है मूल बिंदु यानी 0 0 होता है। तो यह देखिए, एक आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10 में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो देखिए, ये मूल बिंदु की तरफ क्या है? उत्तल है, यानी मूल बिंदु की ओर उत्तल, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है। तो मांग वक्र की ढाल किस तरह होता है? जैसे एक इस तरह का होता है ग्राफ, इधर दिया रहता है कीमत और इधर दिया रहता है मात्रा, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह का होता है। तो जब मांग वक्र का ढाल क्या होता है? जब कीमत बढ़ता है, वस्तु की कीमत बढ़ता है तो वस्तु की मांग घट जाती है, और जब कीमत घटेगा तो वस्तु का मांग बढ़ जाएगा। यानी दोनों क्या है? दोनों में विपरीत संबंध है। यानी मांग वक्र का ढाल क्या होता है? ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि एक सरल रेखा मांग वक्र का मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होती है? मध्य बिंदु पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से समझेंगे। इधर कीमत दिया रहता है यानी प्राइस, इधर डिमांड यानी मात्रा दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का रहता है। यहाँ पर बोला गया है कि मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है ई बराबर 1 होता है। मांग की कीमत लोच यहाँ पर 1 होता है, और ई के ऊपर तरफ यहाँ पर 1 से अधिक होता है और यहाँ पर 1 से कम होता है, और एकदम नीचे मांग की कीमत लोच 0 होता है, एकदम ऊपर मांग की कीमत लोच अनंत होता है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु बोला गया, तो मध्य बिंदु यानी मांग की कीमत लोच यहाँ पर हो जाएगा 1 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि निम्नों में से किस वक्र का आकार उल्टा यानी यू आकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए है औसत स्थिर लागत। तो औसत स्थिर लागत क्या आकार होता है? जे शेप का। औसत परिवर्तित लागत, इसका भी जे शेप। सीमांत लागत, तो सीमांत लागत का आकार यू आकार का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि उत्पादन फलन क्यू बराबर ए एल अल्फा के बीटा में पैमाने का प्रतिफल क्या है? तो पैमाने की प्रतिफल की माप होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 8 नंबर। जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या होती है? देखिए, इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट, एमसी बोलेंगे, और औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट यानी एसी बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पर बीच में काट रहा है, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बराबर होता है, और जब इधर आएंगे तो सीमांत लागत घट जाएगा। तो जब सीमांत लागत घटेगा तो औसत लागत भी घटेगा, यानी औसत लागत घटती है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने में किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अगर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करेंगे तो किसकी लागत में परिवर्तन नहीं होता है? तो कुल स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। 2 तरह की लागत होती है, एक होती है औसत स्थिर लागत और एक होता है कुल स्थिर लागत, यानी उस कुल स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है।
अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है। ठीक है, देखिए बाजार बहुत तरह का होता है, एक एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्प अधिकार, द्वि अधिकार। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है। ठीक है, तो देखिए कीमत स्वीकारक किस में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए और एकाधिकार में कीमत स्वीकारक मतलब कीमत स्वीकारक नहीं होता है, मतलब फर्म में कीमत स्वीकारक नहीं होता है, उद्योग ही कीमत को बेचते हैं और वही कीमत को स्वीकारक करता है। तो इसमें बोला गया कि कीमत स्वीकारक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में क्या होता है, सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे, और सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि निम्नलिखित रेखा चित्र पूर्ति की लोच किस मान की है। ठीक है, पूर्ति की लोच इस तरह का दिया गया है। तो इस तरह की पूर्ति की लोच क्या होता है, इकाई से कम होती है, यानी इकाई से कम यानी एक से कम यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें अगला प्रश्न 13 नंबर है कि एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, पूर्ति यानी सप्लाई यानी आपूर्ति। तो किसी वस्तु के मूल्य, किसी वस्तु की अगर आएगा तो उसमें हम टैक्स लगाएंगे, तो बार बार टैक्स लगाएंगे तो क्या होगा, पूर्ति तो घटेगा उसमें, तो क्या होगा, पूर्ति कम हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, 14 नंबर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मांग में वृद्धि से बाजार संतुलन में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए मांग में वृद्धि होगा तो जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ेगा तो कीमत, और उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो संतुलन कीमत में वृद्धि होगी और संतुलन मात्रा में कमी होगी। संतुलन मात्रा में कमी क्यों होगी, क्योंकि उस वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेगा तो धीरे धीरे उस वस्तु की मात्रा घट जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है कि अधिक मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है। तो किसी वस्तु की मांग अधिक होगी तो कीमत क्या होगी, इसकी कीमत ज़्यादा होगी, यानी वृद्धि होने की, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है, 16 नंबर कि अधिक पूर्ति की स्थिति होती है जब। तो अधिक पूर्ति कब होती है, देखिए किसी भी वस्तु की पूर्ति ज़्यादा कब करेंगे, जब उस वस्तु की मांग ज़्यादा होगी, यानी डिमांड ज़्यादा होगी, यानी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 17 नंबर अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। तो किसी वस्तु की जब पूर्ति घट जाएगी और उस वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, यानी कीमत में वृद्धि और संतुलन मात्रा में कमी होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न है कि एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है एकाधिकार में। देखिए तो एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच क्या होती है, इकाई से कम, यानी एक से कम, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर है कि द्वि अधिकार में विक्रेताओं की कितना संख्या होती है। द्वि अधिकार यानी विक्रेता की संख्या कितनी होगी, इसमें 2, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि निम्नों में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। देखिए विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन किस बाजार में होता है, एकाधिकारकृत प्रतियोगिता। ठीक है, जैसे एकाधिकार प्रतियोगिता किसको बोलेंगे, जैसे हम बोल सकते हैं कोलगेट, जैसे जो टूथपेस्ट आता है वो उस तरह का आता है, कोलगेट आता है, मैक्स प्रो आता है, फिर आता है सेंसोडाइन। तो इसमें कंपनी तो एक ही है, जैसे टूथपेस्ट है लेकिन अलग अलग नाम है और सभी का अलग अलग कंपनी है, तो इसलिए इसको बोलेंगे एकाधिकार प्रतियोगिता, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इसमें 21 नंबर द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखा है, जे.एम. केन्स ने। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक होता है J.N. केन्स और एक होता है J.M. कीन्स, तो यह J.M. कीन्स ने लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 22 नंबर के जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है। तो जीडीपी और एनडीपी में क्या अंतर होता है, मूल्यह्रास का।
तो जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 23 नंबर के निम्नों में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु थे। तो चपाती में भी गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है, बिस्कुट में भी मध्यवर्ती वस्तु है, ब्रेड में भी मध्यवर्ती वस्तु है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, अगला प्रश्न इसमें है 24 नंबर, किसी वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद के मूल्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। 4 ऑप्शन है। नए कार का मूल्य जहाँ पर पैसा मिलेगा उसको तो जीडीपी में मतलब लेंगे, तो इसको लेंगे। प्रयुक्त कार बिक्री का मूल्य, तो इसमें भी पैसा मिल रहा है, इसको भी जीडीपी लेंगे। शिक्षक का शिक्षण शुल्क, फिर है ब्रेड का मूल्य, तो शिक्षक का शिक्षण मूल्य अगर वो अपना खुद का ही घर में ट्यूशन पढ़ाएंगे और उसका फ़ी नहीं लेंगे तो उसको जीडीपी में गिनेंगे, नहीं गिनेंगे क्योंकि यहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है 25 नंबर कि निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जाती है। तो जीडीपी की गणना मूल्य वृद्धि विधि से भी ज्ञात की जाती है, आय विधि से भी की जाती है और व्यय विधि से भी की जाती है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार पंचलन से बाहर किया गया था। ठीक है, जिससे इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से भी दे सकते हैं। जैसे कि 2016 में जब नोटबंदी किया गया था शायद नवंबर महीना में, तो नवंबर महीना में किस नोटों का नोटबंदी किया गया था। एक 500 रुपये और 1000 रुपये का, यानी 500 रुपये में 1000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नों में से कौन से एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक का कार्य नहीं है। तो मुद्रा निगमन यानी मुद्रा का नियंत्रण करते हैं, शाख नियंत्रण करते हैं सेंट्रल बैंक। जनता से जमा स्वीकार करना, देखिए जनता से जमा स्वीकार कौन बैंक करता है, वाणिज्यिक बैंक करता है, और वाणिज्यिक बैंक का नियंत्रण करता है केंद्रीय बैंक। तो यानी केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं क्या है, जनता से जमा स्वीकार करना, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर कि भारत का एक केंद्रीय बैंक क्या है। तो भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई, जो कि नोटों में रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी है। देखिए सबसे तरल मुद्रा यानी जिसको बाजार से आसानी से मतलब उपलब्ध करा सकते हैं उसको बोलेंगे तरल मुद्रा। तो सबसे तरल मुद्रा कौन सी है, M1, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 30 नंबर है कि उपभोग फलन C बराबर A प्लस BY में प्रेरित उपभोग क्या है। तो यहाँ पर प्रेरित उपभोग क्या है, देखिए यहाँ पर C बराबर A प्लस BY दिया गया है। तो C को बोलेंगे यहाँ पर कुल निवेश बोलेंगे, C को क्या बोलेंगे, कुल निवेश बोलेंगे। A को बोलेंगे स्वात और BY को बोलेंगे प्रेरित उपभोग। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रेरित उपभोग क्या है, तो प्रेरित उपभोग क्या है, BY, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 31 नंबर के MPS और MPS का योगफल कितना होता है। तो MPS प्लस MPC और MPS का योग कितना होता है, यहाँ पर इसका योग होता है 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्न रेखा चित्र में स्वात निवेश की रेखा क्या है। तो यहाँ पर स्वात निवेश की रेखा क्या है, स्वात निवेश की रेखा यहाँ पर CD है। ठीक है, CD स्वात निवेश की रेखा है और ED और AB ये है प्रेरित निवेश की रेखा। तो प्रश्न है स्वात निवेश की रेखा, तो स्वात निवेश की रेखा क्या है, CD। तो CD कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS बराबर 0.4 है तो गुणांक का मान क्या होगा। तो गुणांक बराबर क्या होता है, 1/MPS। तो 1/MPS यहाँ पर 0.4 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 होगा, यानी 10/4, 2 5 10, यहाँ पर 2 2 में 4, यानी 5/2, यानी 2.5, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नों में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है। प्रत्यक्ष कर, तो उपहार कर प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, आयकर प्रत्यक्ष कर है, वस्तु एवं सेवा कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। तो प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है। तो वस्तु एवं सेवा कर जो कि GST, जिसको 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 35 में निम्नों में से सार्वजनिक वस्तुओं का एक उदाहरण कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कार, ऑप्शन बी है सड़क, ऑप्शन सी है चॉकलेट, ऑप्शन डी है कपड़ा। तो सार्वजनिक वस्तु यहाँ पर क्या है, सड़क है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर है 36 नंबर कि भारत में GST कब लागू किया गया था। तो भारत में GST लागू किया गया था 1 जुलाई 2017। तो 2017 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर
सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 37 नंबर के राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहते हैं। तो व्यय माइनस प्राप्ति क्या होता है, व्यय माइनस प्राप्ति तो घाटा होता है। तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का मतलब अंतर, तो राजस्व घाटा होगा, राजस्व घाटा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है व्यापार संतुलन क्या है। तो व्यापार संतुलन क्या है, निर्यात और आयात का अंतर। निर्यात यानी जो किसी वस्तु को हम लोग विदेशों में भेज रहे हैं और जो वस्तु विदेशों से हम लोग ला रहे हैं उसको आयात कहेंगे, और जो वस्तु विदेशों में भेज रहे हैं उसको बोलेंगे निर्यात। तो निर्यात और आयात का अंतर क्या है, व्यापार संतुलन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 39 नंबर है, यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस लेनदेन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज होगा। तो जब वस्तु का लेनदेन होता है तो उसको चालू खाता में कहेंगे, और जब मुद्रा, लोन, निवेश का लेनदेन होता है तो उसको पूंजी खाता में लेते हैं। तो चीनी मोबाइल कंपनी यानी वस्तु है तो चालू खाता में लेंगे, चालू खाता के डेबिट मद में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है। तो चालू खाता के घटक देखिए, प्रत्यक्ष निवेश ये पूंजी खाता में आता है, विदेशी ऋण यह भी पूंजी खाता में आता है, विदेशी सहायता यह भी विदेशी ऋण यह भी पूंजी खाता में आता है। प्रश्न है कि चालू खाता, तो चालू खाता में क्या आता है, वस्तुओं का निर्यात, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का जो 40 प्रश्न था 40 का 40 कंप्लीट सोल्यूशन करवा चुके हैं। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।